Assalamualaikum everyone. I'm sorry for being late. There was no electricity in my area. Okay, so हमने पिछली दफ़ा exotoxins और endotoxins के बारे में पढ़ा था, but we couldn't really move on because of the time constraint. So we'll begin from where we left last time, inshallah. Okay. So this is an important table. I told you people in the previous lecture as well that you have to differentiate between an exotoxin and an endotoxin. Just to make clear कि basically जो exotoxin होता है basically वो बैक्टीरिया खुद प्रोड्यूस करता है. फॉर एग्जांपल वो एक पॉइजन की तरह होता है, जैसे स्नेक एक पॉइजन प्रोड्यूस करता है और वो उसको इंजेक्ट कर देता है इनटू द होस्ट. इसी तरह एक्सोटॉक्सिन भी होता है, वो प्रोड्यूस करता है जो बैक्टीरिया होता है और होस्ट के अंदर वो इंजेक्ट कर देता है और वो जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ट्रबल इन द होस्ट सेल. But on the other hand, endotoxin is a part of the बैक्टीरियम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया के अपने स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कॉजिंग डिजीज. और एक्सोटॉक्सिन जो होता है उसके जो इफेक्ट्स होते हैं दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ थिंग्स. बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी होती है जिसमें वो इफेक्ट्स होते हैं. बट एंडोटॉक्सिन के इफेक्ट्स जो हैं वो मोर और लेस यही फीवर और शॉक और हाइपोग्लाइसीमिया और इस तरह के जो इफेक्ट्स हैं वो होते हैं. सो जस्ट गो थ्रू दिस टेबल, दिस इज ईजी. इसमें अब जैसे सोर्स जो है यू हैव टू रिमेम्बर कि एक्सोटॉक्सिन्स जो हैं वो हमेशा ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं वो हमेशा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं.
I would just go a step further and remind you कि endotoxin जो होता है वो outer membrane of the bacterial cell wall जो होता है, that was a structure that was specific for the gram-negative bacteria, is responsible for the endotoxin component. तो outer membrane जिस organism के अंदर होगा वही endotoxin जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है या उसके अंदर अवेलेबल होता है, ठीक है. तो इज इट सिक्रीटेड फ्रॉम द सेल? यस. एंडोटॉक्सिन जो होता है, नो, बिकॉज वो उसकी सेल का आउटर मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है. उसके बाद एक्सोटॉक्सिन इज अ पॉलीपेप्टाइड, एंडोटॉक्सिन इज अ लाइपोपोलीसैकेराइड. लोकेशन ऑफ जीन्स जो होंगी एक्सोटॉक्सिन की प्लाज्मिड के ऊपर होंगी और एंडोटॉक्सिन की जो है लोकेशन ऑफ जीन्स जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर होंगी. टॉक्सिसिटी क्या होती है कि एक्सोटॉक्सिन जो होता है वो ज़्यादा टॉक्सिक होता है और उसकी आपको बहुत छोटी डोज चाहिए होती है फॉर क्रिएटिंग अ लीथल इफेक्ट. लेकिन जो एंडोटॉक्सिन होता है वो इतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता और उसकी आपको एक लो फेटल डोज चाहिए होती है टू कॉज अ लीथल इफेक्ट, ठीक है. क्लिनिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं? एक्सोटॉक्सिन के वेरियस इफेक्ट्स होते हैं और एंडोटॉक्सिन के फीवर शॉक होगा. मोड ऑफ एक्शन क्या है? वेरियस मोड्स ऑफ एक्शन, लेकिन एंडोटॉक्सिन का इंक्लूड्स TNF एंड इंटरल्यूकिन 1 प्रोडक्शन. Antigenicity induces high titer antibodies called antitoxins. These are poorly antigenic, ठीक है. तो जो एक्सोटॉक्सिन होता है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाता है अपने अगेंस्ट, लेकिन जो एक्सोटॉक्सिन होता है वो अपने अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाता है, बट एंडोटॉक्सिन जो है वो नहीं करवाता. वैक्सीन जो होंगी एक्सोटॉक्सिन के अगेंस्ट वैक्सीन प्रोड्यूस की जा सकती हैं, लेकिन एंडोटॉक्सिन के अगेंस्ट नहीं की जा सकती. हीट स्टेबल इतना नहीं होता एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन इज रिलेटिवली स्टेबल. एंड टिपिकल डिजीजेस टेटनस, botulism, diphtheria and meningococcemia, sepsis by gram negative rods, these are certain examples, ठीक है. So these are the effects of endotoxin. मैंने आपको बताया कि एक्सोटॉक्सिन के जो effects होते हैं वो बहुत variety of effects होते हैं, but in case of an endotoxin you have a limited amounts of effects that are caused by certain mediators. उसमें fever है, that is caused by interleukin 1 and 6. Hypotension है, मतलब आपका blood pressure जो है that is below 120/80. तो उसमें ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ब्रेडिकाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल. इन्फ्लेमेशन क्या है? C5a produced by alternative pathway of complementary tracts, neutrophils and coagulation, activation of tissue factors. So these are the clinical findings that you will find in case of being affected by an endotoxin. क्लासेस ऑफ टॉक्सिन्स कौन सी होती है? न्यूरोटॉक्सिन कौन सा होगा? जो नर्व्स पे या नर्वस सिस्टम पे जो है वो अटैक करेगा. एंटेरोटॉक्सिन वो होगा जो आपकी गट के ऊपर, GIT के ऊपर अटैक करेगा. और साइटोटॉक्सिन वो होगा एनी टॉक्सिन दैट अफेक्ट्स योर सेल, ठीक है. Epidemic, pandemic, endemic infection. So these are certain terms that are not a part of pathology, but these are often used in pathology. So one should know what is the difference between these terms. I think that we highlighted them in the beginning, in the very beginning of our lectures. Epidemic क्या होती है? An infection is epidemic if it occurs much more frequently than usual. For example, हमारी area में मलेरिया इज एपिडेमिक, ठीक है. मलेरिया जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी बंदे को हमारी पॉपुलेशन में हुआ रहता है एट सम पॉइंट. तो दैट इज एपिडेमिक बिकॉज वो एक ऐसी इन्फेक्शन है जो मतलब बहुत ऑन लार्ज स्केल भी जो है वो इन्वॉल्व नहीं कर रही, लेकिन जो है वो होती रहती है एट सम पॉइंट एट अ लोकलाइज्ड एरिया या लोकलाइज्ड पॉपुलेशन. फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें जिसके अंदर जो है वो पाकिस्तान, इंडिया आएंगे, तो उसके अंदर जो है एपिडेमिक है मलेरिया का. पैंडेमिक से ऑब्वियसली वी ऑल नो कि पैंडेमिक का क्या मतलब होता है कि अगर एक डिजीज जो है इट हैज़ अ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, तो दैट इज अ पैंडेमिक. Endemic क्या होती है? Endemic infection is constantly present at low levels in a certain population. So that is also कि अगर एक जो constantly एक infection जो है वो present रहे at a very low level throughout a population, so that is basically endemic, ठीक है. Okay, stages of bacterial pathogenesis. A generalized sequence of stages of infection is as follows.
transmission from an external source into the port of entry, evasion of the primary host defenses such as skin or stomach acid. अब ये हम basically we are studying how a bacteria involves or bacteria affects our body. ठीक है, सबसे पहले obviously it is transmitted from an external source. वो या तो आपके nasopharyngeal pathways से जाएगा या oropharyngeal pathways से जाएगा, या वो आपके ब्लड के थ्रू जो है वो ट्रैवल करेगा. उसके बाद वो आपकी प्राइमरी होस्ट डिफेंसेस जो होती है, आपकी स्किन होती है या आपके स्टमक एसिड होता है, उसको आप एवेट करेगा. एडहेरेंस टू म्यूकस मेम्ब्रेन्स यूजुअली बाय बैक्टीरियल पेलाई, colonization by growth of the bacteria at the sites of adherence, disease symptoms caused by toxin production or invasion accompanied by inflammation, host responses both specific and non-specific, progression or resolution of the disease. ठीक है, first of all it will enter via through your nasopharyngeal, oropharyngeal, blood और skin. उसके बाद फिर वो प्राइमरी होस्ट रिस्पॉन्सेज को वेट करेगा. उसके बाद फिर जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगा बाय मींस ऑफ पिलस. उसके बाद वहाँ पे वो कॉलोनाइज करना शुरू करेगा, वहाँ पे वो अपनी कॉपीज प्रोड्यूस करेगा और ग्रो करेगा. उसके बाद वो टॉक्सिन प्रोडक्शन की वजह से आपको डिजीज के सिम्टम्स आएंगे और इन्फ्लेमेशन होगी. उसके बाद आपका जो है होस्ट रिस्पॉन्सेज जो है उसके अगेंस्ट जो है आपकी इम्यूनिटी जो है वो काम करेगी और इवेंचुअली जो है आपकी डिजीज जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी. What are the determinants of bacterial pathogenesis? Okay. Reservoir of infection का क्या मतलब होता है? The source of an infectious agent is referred to as a reservoir of infection. Carrier, an individual who carries an infectious agent without manifesting, yet who can transmit the agent to another individual. कोई कुछ कह रहा है? किस आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी मैम. ओके बच्चों, रिजर्वायर का मतलब होता है द सोर्स ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट, उसको आप रिजर्वायर कहते हो. ठीक है. कैरियर क्या है? एन इंडिविजुअल हु कैरीज एन इन्फेक्शियस एजेंट विदाउट मैनिफेस्टिंग सिम्टम्स येट हु कैन ट्रांसमिट द एजेंट टू एन अदर इंडिविजुअल. समटाइम्स इट हैपन्स कि एक पेशेंट को या एक इंडिविजुअल को एक बैक्टीरियम इन्फेक्ट कर देता है या एक इन्फेक्शन उसको इन्फेक्ट कर देती है, लेकिन उसके अंदर जो है वो सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन ही ऑलवेज हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफर इट दैट पर्टिकुलर डिजीज टू एन अदर पर्सन. ठीक है, वो जैसे जो है वो उसको ट्रांसमिट कर सकता है, तो उस बंदे को आप कैरियर कहते हो. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि उस बंदे के अंदर खुद जो है वो क्या कहते हैं सिम्टम्स जो हैं वो नहीं आए. Transmission. The mode of transmission of many infectious diseases is human to human, but infectious diseases are also transmitted from non-human sources such as soil, water, and animals. The direct mechanism of disease transmission is directly from person to person. For example, डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट और एयरबॉर्न. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर जैसे अभी हम कोविड की बात करें तो दैट इज बीइंग स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय मीन्स ऑफ एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, या वो एयर उसकी ट्रांसमिशन है कि अगर इफ समवन इज कॉफिंग एंड यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम और हर, देन यू आर एबल टू गेट द वायरस. तो दैट इज द डायरेक्ट ट्रांसमिशन. इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होती है कि वो कोई चीज़ यूज़ करता है. फॉर एग्जांपल जैसे हम मलेरिया की बात करें तो उसमें आपका जो प्लाज्मोडियम होता है वो आपके प्लाज्मोडियम फाल्सिपैरम वाइवैक्स वगैरह वगैरह व्हाटएवर इट इज, इट यूजेस क्या कहते हैं मॉस्किटो टू यू नो एंटर इनटू योर बॉडी. ठीक है. तो जो फीमेल मॉस्किटो होती है उसके यूज़ करता है. या फॉर एग्जाम्पल आपको फूड पॉइजनिंग अगर किसी को हुई हो, तो अगर आपने ऐसा कोई फूड खाया है जो फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन फूड बोर्न जो डिजीजेज मोस्टली ऐसे होती हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ कुक ऑफ अ रेस्टोरेंट एंड इफ ही इज हैविंग सम डिजीज, ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उसके बाद ही डज नॉट वॉश हिज हैंड्स प्रॉपरली आफ्टर गोइंग टू द bathroom or whatever, and then he uses those hands to cook the food, तो आपको जो है वो बैक्टीरिया जो है थ्रू फूड ट्रांसफर होते हैं और आपको जो है फूड पॉइजनिंग जो है वो होती है. तो इट इज बेसिकली फीको ओरल ट्रांसमिशन इसको आप कहते हो.
एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द पैथोजेनेसिस बाय इन्वेजिव बैक्टीरिया, ठीक है, कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं आपके बैक्टीरिया जो है वो यूज करते हैं. दीज आर कोलेजनेजेस एंड हाइलुरोनिडेजेस, coagulase, immunoglobulin A protease, and leukocytins. टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन कॉज बाय बैक्टीरिया कौन कौन सी हो सकती है? पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है और ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन हो सकती है. और पायोजेनिक और ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन में क्या डिफरेंस होता है? पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन, पास प्रोड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन, न्यूट्रोफिल्स आर द प्रीडोमिनेंट सेल्स, ठीक है. पायोजेनिक का मतलब क्या होता है? पास होता है, ठीक है, बेसिकली. तो उसमें जो है न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं दे आर द मेजर प्लेयर्स, वेयर एज इन ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन macrophages and T cells dominate, ठीक है. So in pyogenic it's the neutrophils, and in granulomatous it's the macrophages and the T cells. Some of the most important pyogenic bacteria are the gram-positive and the gram-negative foci. The most important organisms in this category are the Mycobacterium tuberculosis, ठीक है. So अगर आपको if you need to remember one organism that is classic for causing a granulomatous inflammation, that should be Mycobacterium tuberculosis, ठीक है. Pseudomembranes क्या चीज होती हैं? You might, whenever you study microbiology का course जब आप पढ़ोगे in detail, तो you might study certain bacteria or viruses that are responsible for producing a pseudomembrane. तो आपको पता होना चाहिए pseudomembrane thing, what is actually a pseudomembrane. Pseudomembranes are thick, adherent, grayish or yellowish exudates on the mucosal surface of the throat in diphtheria और ऑन द कोलन इन सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, ठीक है. डिप्थेरिया भी एक डिजीज है, ठीक है, और सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस भी एक डिजीज है. डिफरेंस क्या है कि डिप्थेरिया के अंदर आपके फेरिंक्स के ऊपर जो है वो एक सूडोमेम्ब्रेन जो है वो बन जाता है, वेयर एज इन केसेस ऑफ सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस आपके कोलन के ऊपर, मतलब आपके जीआईटी का जो पार्ट है कोलन, उसके ऊपर जो है आपका सूडोमेम्ब्रेन जो है वो बन जाता है. वो बेसिकली एक थिक व्हाइटिश स्ट्रक्चर होता है जो कि अटैच्ड होता है टू द म्यूकोजल सरफेस. द टर्म सूडो रेफर्स टू द एबनॉर्मल नेचर ऑफ दीज मेम्ब्रेन्स इन कॉन्ट्रास्ट टू द नॉर्मल anatomical membranes of the body, such as the tympanic membrane and the placental membranes, ठीक है. Systemic inflammatory response syndrome, SIRS, is an inflammatory state affecting the whole body, frequently in response of a immune system to infection. So basically, whenever you are infected by a bacteria, your body produces certain things to fight off that bacteria. उसमें सबसे important जो एक चीज होती है वो फीवर होता है, ठीक है. whenever you get an infection, उसके अंदर आपको उसके रिएक्शन के अंदर आपकी बॉडी जो है वो सर्टन चीजें कैरी आउट करती है, जिसको आप बेसिकली सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम कहते हो. सो उसके अंदर क्लिनिकल साइंस मोस्ट कॉमनली आपके कौन कौन से होते हैं? फीवर होता है, ठीक है. हाइपोटेंशन होती है, मीनिंग आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप कर जाता है. इसके अलावा आपको टेकीकार्डिया होता है. टेकीकार्डिया का मीनिंग है आपका हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है. देन you have tachypnea, meaning your respiratory rate is high. And then you have leukocytosis, meaning your red blood cells rush to that area. तो आपकी red blood cells जो हैं वो increase हो चुके होते हैं. So this is a generalized reaction to most of the bacterial infections that occur in the body. Okay, typical stages of an infectious disease. Basically एक infectious disease की stages होती हैं जिसके थ्रू वो गुजरती है. एक होता है incubation period, then you have the prodrome period, you have specific disease period, and then is the recovery period. Incubation period वो वाला period होता है जिसके अंदर basically आपका जो infectious organism है वो आपकी body के अंदर ट्रांसमिट होता है, एंटर होता है, लेकिन वो वहाँ बैठ के थोड़ा सा प्रेपरेशन करता है टू कॉज डिजीज, एंड इट डज नॉट कॉज एनी क्लिनिकल साइंस और सिम्टम्स ड्यूरिंग दैट पीरियड, ठीक है. सो इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर आपको कोई भी क्लिनिकल साइंस या सिम्टम्स जो हैं वो नजर नहीं आएंगे. प्रोडोम पीरियड क्या होता है? बेसिकली
प्रोडोम पीरियड जो है वो ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर आपको एक टिपिकल से साइंस आएंगे, उसमें आपको फीवर होगा, थोड़ी लेथार्जी होगी, आप मेलेस होगी, आपको बॉडी पेन्स हो रही होंगी। उसके बाद फिर एक स्पेसिफिक डिजीज का पीरियड आता है जहां उस स्पेसिफिक डिजीज के जो क्लिनिकल सिम्टम्स होंगे वो शो करेंगे। प्रोडोमल सिम्टम्स जो होंगे वो हर डिजीज के जो हैं दे आर कॉमन। उसके बाद जो है इवेंचुअली आपकी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, देन यू try to get out of that disease. Incubation period is the time between the acquisition of the organism and the beginning of the symptoms. This time varies from hours to days to weeks depending on the organism. And the prodrome period, during which non-specific symptoms such as fever, malaise, and loss of appetite occur. The specific illness period is during which the overt characteristic signs and symptoms of the disease occur. The recovery period is also known as the convalescence period, during which the illness abates and the patient returns to the healthy state. So this is basically your कि कौन कौन से जो हैं वो periods आते हैं. So I will start the next lecture and try to go as further as I can. Okay, so we'll study the concept of normal flora, the normal flora on the skin, on the respiratory tract, on the intestinal tract and genitourinary tract. Okay. Okay. So normal flora जो है वो क्या चीज होती है? All of you must know by now कि आपकी body जो है वो कोई when whatever you try to do, how many times you take a bath or whatever type of thing you do to make yourself clean, there are always so many different types of bacteria that are living on your skin, in your gastrointestinal tract, in your reproductive tracts, जो कि they are always there. और वो जो है अगर वो ना present हो तो then problems can arise. ठीक है? So normal flora is the term used to describe the various bacteria and the fungi that are the permanent residents of certain body sites, especially the skin, the oropharynx, the colon, and the vagina. Viruses and parasites, protozoa and helminths, which are the other major group of microorganisms, are usually not considered members of the normal flora, although they can be present in as asymptomatic individuals. So basically, in case of normal flora, we are talking about bacteria and फंगाई. ठीक है. सो बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी जब आप पढ़ते हो तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके जहन में आते हैं वो होते हैं कौन कौन से? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई एंड पैरासाइट्स. सो वायरसेस और फंगाई जो है, वायरसेस और पैरासाइट्स जो है वो इसका पार्ट नहीं होते हैं. What are commensals? The normal flora organisms are often referred to as commensals. Commensals are organisms that derive benefit from another host but do not damage that host. ठीक है. So basically they are living on our body but they are not causing any harm to our body. So उसको वो हमें कोई इतना बेनिफिट भी नहीं प्रोवाइड कर रहे एक्सेप्ट फॉर द गट फ्लोरा. वो आपको प्रोवाइड करता है बेनिफिट. अगर आपको कोई वो बेनिफिट भी नहीं प्रोवाइड कर रहा, कोई हार्म भी नहीं प्रोवाइड कर रहा, वो बिल्कुल एक मासूम सा एक कोने में बस पड़ा हुआ है, तो दैट इज रेफर टू एज अ कमेंसल. Okay, so this is a rather difficult table. I don't expect you to memorize this table because I know it's really difficult to memorize this. So but it will be nice if you can name some of these bacteria. ठीक है, आप लोगों को पता हो कि नॉर्मल फ्लोरा का जो है कौन कौन सी बैक्टीरिया जो हैं वो उसका पार्ट होते हैं. तो if it is a viva, so someone can actually ask you कि अच्छा members of the normal flora कोई बता दो 3-4, तो you should actually know. ठीक है, बट मैं आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करती कि आपको पता हो एग्जैक्टली कि जो है फॉर एग्जांपल कैंडिडा एल्बिकैंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है माउथ, कोलन और वेजाइना में प्रेजेंट है, तो दैट इज नॉट हैपनिंग. ठीक है. ओके, सो ये इसी तरह से जो है
स्किन के ऊपर एपिडर्मिडिस होती है। अच्छा हाँ, ये टेबल जो है रिलेटिवली इजियर टू मेमोराइज, बट आई वुड गो फॉर only this part of the table, जिसके अंदर स्किन के अंदर I know what is the most important organism that lives in the skin and what is the most important organism that lives in the nose. So you can actually go for memorizing this table and committing it to memory, because not only it will help with your exams, but whenever you go in your professional life, so you should remember कि जो normal, अगर for example अगर एक बंदे को स्किन आपने कैथीटर स्किन की कुछ आपने इन्वेजन की हुई है, तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ एस एपिडर्मिडिस गोइंग इनटू द ब्लड, सो दैट माइट कॉज डैमेज, सो दैट इज वन थिंग। ठीक है, उसके बाद the members of the normal flora vary in both number and kind from one side to another. Although the normal flora extensively populates many areas of the body, the internal organs are usually sterile. ठीक है, तो जो आपके internal organs होंगे वो आपके normally sterile होंगी, उनके अंदर जो है आपका bacteria जो है that will not be present. Okay, 1 second. Okay, so उसके अंदर जो है मतलब ये सिर्फ आपके बाहर बाहर या आपके जो हैं वो सर्फेसिस के ऊपर जो है प्रेजेंट होते हैं, बट जैसे अगर आपके लंग के अंदर या आपके हार्ट के अंदर प्रेजेंट हो तो ऐसा नहीं होता। Areas such as central nervous system, blood, lower bronchi, alveoli, liver, spleen, kidneys, bladder are free from all but the occasional transient organisms. Carrier. The term carrier implies an individual that harbors a potential pathogen and therefore can be a source of infection to another. It is most frequently used in reference to a person with an asymptomatic infection or to someone who has recovered from a disease but continues to carry the organism and may shed it for a long time. ठीक है, so basically जो है उसमें जो है mostly ये होता है कि अगर एक पेशेंट ऐसा है जो उसको एक एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हुई है, जैसे अगर आपने कोविड में देखो देयर आर पीपल हु हैव एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन, तो वो जो है उनको कोई ओवर्ट सिम्टम्स नहीं आते लेकिन दे कैन कॉज डिजीज और दे कैन स्प्रेड डिजीज टू अदर पीपल। इसके अलावा कैरियर का ये मतलब भी होता है कि फॉर एग्जांपल इफ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज, लेकिन I don't have the symptoms for that disease, but I am still able to spread that disease in one way or another, is basically उस बंदे को आप कैरियर को रेफर करोगे। ठीक है, मतलब ही इज रेफर्ड एज अ कैरियर। ठीक है, रोल ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। द मेंबर्स ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा प्ले बोथ रोल इन बोथ द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड इन कॉजेशन ऑफ डिजीज इन 3 सिग्निफिकेंट वे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि ये जो हैं वो डिजीज कॉज करते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल। अगर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो जो है वो डैमेज होता है या आपकी जो है इम्यूनो डेफिशिएंसी किसी तरह कॉज होती है, तो जो नॉर्मल फ्लोरा होंगे जो नॉर्मली आपकी स्किन के ऊपर होते हैं, आपकी हर जगह होते हैं, बट दे डोंट रियली कॉज एनी डिजीज, बट अगर एज सुन एज योर होस्ट रिस्पॉन्स, एज सुन एज योर डिफेंस सिस्टम गोज डाउन, तो वो जो है दे आर एबल टू कॉज डिजीज। ठीक है, उसके बाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूट अ प्रोटेक्टिव होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। नॉर्मल फ्लोरा जो है वो अगर लेकिन नॉर्मली जो है इन अ नॉर्मल पर्सन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फॉर प्रोड्यूसिंग अ डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, the non-pathogenic resident bacteria occupy attachment sites on the skin and mucosa that can interfere with the colonization by pathogenic bacteria. The ability of the members of the normal flora to limit the growth of pathogens is called colonization resistance. ठीक है, तो जो आपके क्या कहते हैं रेजिडेंट जो बैक्टीरिया होते हैं, जो आपका नॉर्मल फ्लोरा होता है, वो आपकी जो बैक्टीरिया जो आपको इन्फेक्ट करते हैं, जिसको आप पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहोगे, सो द डिस्टिंक्शन विल बी के जो नॉर्मल फ्लोरा होंगे दोज आर द रेजिडेंट बैक्टीरिया, एंड जो आपके डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होंगे उनको आप पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहोगे। तो बेसिकली जो नॉर्मल फ्लोरा हैं वो लिमिट करते हैं द एबिलिटी ऑफ द पैथोजेनिक organisms to grow, and this is referred to as the colonization resistance. They may serve a nutritional function. The intestinal bacteria produce several vitamin B and vitamin K. ठीक है, तो basically the thing is कि
विटामिन के जो है वो एसेंशियल होता है फॉर क्लॉटिंग पर्पसेस. तो whenever a baby is born, he does not really have a very strong bacterial normal flora in his or her gut. तो उस बेबी के अंदर विटामिन के डेफिशिएंसी हो सकती है एंड दैट में कॉज ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स. इसीलिए इंटरनेशनली, नॉट इन पाकिस्तान, whenever a baby is born he is given vitamin K injections. ठीक है. उसके बाद स्किन फ्लोरा, स्किन के ऊपर जो है आपके नॉर्मल फ्लोरा कौन से होते हैं. द सर्फेस ऑफ द स्किन इटसेल्फ comprises several distinct environments. The axilla, that is the armpit, the perineum, that is the groin, and the toe webs provide typically moisture regions for bacterial growth. These tropical forest environments often harbor the largest diversity among the skin flora. So these are the three sites for your skin flora, क्योंकि you would expect them to be here because these are the sites where there is relatively moisture और थोड़ी सी वो dark pitted sites. Typically, organisms include S. aureus, Corynebacterium, and some gram-negative bacteria, predominantly inhabited by S. epidermidis and Propionibacterium. Okay, oral cavity and nasopharyngeal flora. Streptococci predominate in the oral cavity and the nasopharyngeal regions. Other anaerobes and species of Neisseria. Many potential pathogens may also be found in the nasopharynx of a healthy individuals, providing a reservoir for infection of others. These organisms include S. pneumoniae, Neisseria meningitidis, and Haemophilus influenza. Okay, ये आपकी certain examples हैं. I would recommend you to just memorize the table जो मैंने आपको कहा था. That will be more than enough. Intestinal flora. The intestinal tract is rather hostile environment for microorganisms. The colon may contain 10 raised to power 9 to 10 raised to power 11 bacteria per gram of material. Most 95 to 99.9% of these are anaerobes. ठीक है. Anaerobic bacteria क्या होते थे? That do not require oxygen to survive. ठीक है. अगर oxygen आप उनको provide करोगे तो they will die. Represented by bacteroids, by Phytobacterium, anaerobic streptococci, and Clostridium. These organisms inhibit the growth of other pathogens, but some can be opportunistic. For example, C. difficile can cause pseudomembranous colitis. So basically opportunistic infection या opportunistic bacteria क्या होता है, मैंने पिछली दफा भी डिस्कस किया था कि whenever your host defenses are down, जब भी आपके जो है whenever your immune response या आपका immune system जो है वो कम होता है, आपको immunodeficiency होती है, तो what happens is कि whatever bacteria that affect you or that attack your body are referred to as the opportunistic bacteria. Okay, so this is yet another table. This is a good diagram. You might go on reading this out because ये आपको site wise बता रहा है कि esophagus के अंदर, stomach के अंदर कौन सा bacteria है और colon के अंदर कौन सा bacteria है. Urogenital flora. The urogenital tract is normally sterile with the exception of vagina and the distal 1 centimeter of urethra. ठीक है. Vagina. The genus Lactobacillus predominate in the vagina. Lactobacillus generally lowers the pH to around 4 to 5, which is optimal for the lactobacilli but inhibitory for the growth of many bacteria. ठीक है. So बात यह है कि देखो lactobacillus although एक बैक्टीरिया है जो कि आपके vaginal tract में present है, but the thing is कि it is eventually causing good because उसने जो है आपकी vaginal tract की pH जो है वो उतनी लो कर दी है कि अगर कोई और बैक्टीरिया जो है वो enter होगा तो वो जो है it usually is not able to survive. Loss of the protective effect by antibiotic therapy can lead to infection by candida. ठीक है. तो अगर if you are taking a lot of antibiotics and if it kills the lactobacillus, so you can actually have an infection by candida जिसको आप candidiasis कहते हैं. Urethra में क्या होगा? It may contain predominantly skin microorganisms including staphylococci, streptococci, and diphtheroids. Biological outcomes help us by competing with pathogens such as salmonella, help us by providing vitamins or eliminating toxins, harming us
by promoting disease and cause neither health nor harm commensal. So you can either have positive effects, you can have negative effect, or no effects at all from the normal flora that lives on your body. Physiological benefits क्या हैं? Antagonism, it provides a biological barrier, chemical barrier, it provides nutrient competition. Obviously देखो, अगर कोई पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया आपको इन्फेक्ट करना चाह रहा है, लेकिन इसके अलावा आपकी जो नॉर्मल फ्लोरा का बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है आपकी स्किन के ऊपर, तो इट माइट नॉट बी एबल टू इन्फेक्ट यू बिकॉज उसके पास जगह ही नहीं है, इतने न्यूट्रिएंट्स खाने की जगह ही नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी bacteria which are living on your skin or on your other parts of the body. It provides nutrients, stimulate immune system, anti-tumor. Okay, so I think I'll stop here. Then we can go on to the laboratory diagnosis in the next lecture. और उसके बाद फिर आप लोगों का एक lecture रह जाएगा. That is also combination of 2 lectures. So I might just go on to take an extra lecture in the क्या कह सकते हैं, the next lecture. So by the end of this week we are done with our course inshallah. So let's hope कि हम अगर next lecture में आपका ख़त्म नहीं हुआ तो Thursday को I'll take an extra class. ठीक है? Okay. So anyone has any questions you can ask me. मैम एंडेमिक का फिर से बता दें. एंडेमिक मैम. एंडेमिक यार देखो, जैसे पैंडेमिक होता है ना जी, पैंडेमिक है, जैसे कोविड पैंडेमिक है, वो हर जगह प्रेजेंट है. ठीक है, अभी वो कर रहे हैं, इट्स क्रिएटिंग हैवक, इट्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो अगर एक पर्टिकुलर एरिया में, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि जो कोविड था वो सिर्फ पाकिस्तान में होता तो वो एंडेमिक. ठीक है, ओके मैम. ठीक है, मतलब अगर कोविड को आप एक लोकलाइज्ड रीजन में डाल दोगे, वो बाकी कंट्रीज में नहीं है, तो दैट इज बेसिकली एंडेमिक. नहीं, एंडेमिक कह रहे हो या एपिडेमिक कह रहे हो? एपिडेमिक मैम. अच्छा, एंडेमिक होता है कि जो ऑलरेडी, मतलब जो एपिडेमिक होगा, अगर कोविड जो है सिर्फ पाकिस्तान में लोकलाइज हो जाएगा तो उसको आप एपिडेमिक कहोगे. ठीक है, और एंडेमिक का ये मतलब होता है कि एक डिजीज जो है वो कॉन्टिन्यूसली एक लोअर लेवल्स पे प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्यूबरकुलोसिस अभी तक हमारी कंट्री में एट लोअर लेवल्स, एट सम पॉइंट इट इज ऑलवेज प्रेजेंट. ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कि जो है वी आर अ ट्यूबरकुलोसिस, वी आर अ टीबी एंडेमिक एरिया. ठीक है, इस तरह से होता है कि वो बहुत कोई हैवक नहीं क्रिएट कर रहा, कोई मेयर्स नहीं उसको लिए जा रहे, मतलब इतना कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं लगी हुई, तो पता है कि वो है तो है, बस इट इज एग्जिस्टिंग. ठीक है मैम. हाँ जी, मैम आयशा मुगल की क्लास डिस्कनेक्ट हो गई है और उसके पास डिस्कनेक्ट ऑप्शन नहीं आ रहा होगी, मैंने उसको निकाल दिया था. मैं अटेंडेंस नहीं ले रही बच्चे, फिक्र ना करो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता. ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? आपने उसको निकाल दिया? हाँ जी, क्योंकि वो उसका माइक ऑन था, पीछे आवाजें आ रही थी, सारा कुछ हो रहा था, ऐसे नहीं होता ना. अगर मुझे पता है आप लोग सारे मोस्टली बच्चे नहीं सुन रहे, लेकिन मुझे जब पता चल जाए फिर तो नहीं मैं कुछ कर सकती ना. ओके, मैंने रिमूव किया था उसे. ठीक है, अगर आप माइक भी नहीं अपना बंद कर सकते हो, तो इतने अटेंटिव भी नहीं हो, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ आपको. मैं अटेंडेंस नहीं ले रही, इसलिए फिक्र ना करें. ओके मैम, थैंक यू. ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? नो मैम. ओके बच्चों, चलो अब ना इंशाल्लाह I'll take your last lecture on Thursday. If you are unable to complete it in time, then I'll take an extra class at night उसी दिन. और फिर इंशाल्लाह from next Monday you be prepared for your short vivas that I'll take. ठीक है, तो आपको मैंने 10 lectures भेज दिए जो आपका syllabus होगा for the viva. और that हर बच्चे पे I think not more than 3-4 minutes. I won't ask too many questions. तो इसलिए around I'll try to half बच्चों को मैं एक दिन में और half बच्चों को मैं एक दिन में. On Monday and Thursday I'll try to 70 बच्चे हैं, तो 35 का Thursday Monday को होगा और 35 का जो है वो
क्या कहते हैं वो थर्सडे को होगा, ठीक है। तो मैं आपको डेट्स बता देती हूँ। ओके, दैट विल बी 18th and 21st, ठीक है। ओके मैम। ओके, सो डोंट वरी, जस्ट स्टडी। एंड ये भी ना हो कि बिल्कुल ही ना आता हो, कॉन्सेप्ट ही ना हो, फिर मुझे नहीं अच्छा लगता, फिर मुझे होता है कि यार क्या हो गया, ठीक है। चलो ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।